दोस्तों नमस्कार। परीक्षा खबरी 12 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। किसी पेड कोर्स से जुड़ना हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क करके डिटेल्स लेके जुड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आज 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये एक राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, आपको मालूम होगा 12 जनवरी को। दोनों ही तारीखें 12 हैं, लेकिन वो जनवरी में मनाया जाता है और यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। जनवरी में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के अवसर को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में मनाया जाता है। तो प्रत्येक 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश के युवाओं की आवाज़, कार्यों और उनके द्वारा किए गए आविष्कार को देश दुनिया तक पहुंचाना है। युवाओं की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकार आदि तक पहुंचाना है। विश्व में युवाओं की जनसंख्या को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 17 दिसंबर 1999 को यह फैसला किया कि प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाएगा। इसी के आधार पर अगले वर्ष यानी 12 अगस्त 2000 को पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। 2000 को 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो 1985 में घोषणा की। 1999 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, UNGA है, उसने ये फैसला ले लिया और 2000 से मनाया जाने लगा। इस बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का जो विषय है, जो थीम है, क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। ये इस बार का विषय है या थीम है, जिसका उद्देश्य इस बात पर प्रकाश डालना है कि इस तरह के वैश्विक प्रयास की सफलता युवा लोगों की सार्थक भागीदारी के बिना हासिल नहीं की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन भारत में युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। 1984 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया था, लेकिन भारत सरकार ने फैसला किया कि महान ज्ञानी व दार्शनिक स्वामी विवेकानंद के जीवन, कार्यों व आदर्शों पर चलने के लिए देश के युवाओं को प्रेरित किया जाए। इसलिए 1984 से 12 जनवरी को दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इंडिया रैंक्ड 122 इन 2020 ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। तो वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 भी इस अवसर पर जारी किया गया है। राष्ट्रमंडल सचिवालय ने 181 देशों के लिए युवा विकास की यह त्रैवार्षिक रैंकिंग जारी की, अर्थात प्रति 3 वर्ष पे ये रैंकिंग जारी होती है। राष्ट्रमंडल सचिवालय ने रैंकिंग जारी की है। भारत का स्थान इसमें 182वां रहा 181 देशों में। सिंगापुर शीर्ष पे है। टॉप किसने किया है इस रैंकिंग में? सिंगापुर ने। इसके बाद स्लोवानिया, नॉर्वे, माल्टा और डेनमार्क का स्थान है। इस सूचकांक में नीचे के देशों में, अर्थात सबसे निचले पायदान पे चाड है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और दक्षिण सूडान है नीचे से क्रमशः। यह सूचकांक बताता है कि 2010 और 2018 के बीच दुनिया भर में युवाओं की स्थिति में 3.1% का सुधार हुआ है। हालांकि यह प्रगति काफ़ी धीमी रही। युवाओं की स्थिति का मतलब है उनको रोजगार, उनका आर्थिक जो सशक्तिकरण है, राजनीतिक सशक्तिकरण है, उनके अधिकार, उनकी स्वतंत्रता आदि के बारे में जो उनमें सुधार हुआ है। युवाओं की स्थिति में, शिक्षा में सुधार, तो 3.1% का सुधार हुआ है 2010 से 2018 के मध्य। वैश्विक युवा विकास सूचकांक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समानता और समावेश, राजनीतिक और नागरिक भागीदारी, शांति और सुरक्षा के संबंध में युवाओं में विकास के आधार पर 0.00 जो कि निम्नतम है और 1.00 जो कि उच्चतम है, इस स्कोर के बीच देशों की रैंकिंग करता है। यह साक्षरता और मतदान सहित 27 संकेतकों के आधार पर स्कोर प्रदान करता है, जो दुनिया भर में 15 से 29 वर्ष की आयु के 1.8 बिलियन लोगों की स्थिति को प्रदर्शित करता है। वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। अभी कल ही हमने आपको बताया था ITBP में कॉम्बैट भूमिकाओं में, युद्धक भूमिकाओं में महिलाओं को शामिल किया गया है पहली बार। इनका नाम भी आप याद रखिएगा, मैं भी पूछ ले एग्ज़ाम में। प्रकृति इनका एक का नाम है, दूसरे का नाम है दीक्षा। प्रकृति और दीक्षा
ये परीक्षा हालांकि हम मैगजीन में शामिल करेंगे, इसको आप लोग देख लीजिएगा। पहली बार भारत तिब्बत सीमा पुलिस में महिला अधिकारियों को कॉम्बैट भूमिका में कमीशन किया गया है। इसमें 2 महिला अधिकारी प्रकृति और दीक्षा सहायक कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में शामिल हुई हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की बात करें तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान की गई थी। यह एक सीमा रक्षक पुलिस बल है जिसके पास ऊंचाई वाले अभियानों की विशेषज्ञता है। वर्तमान में आईटीबीपी लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जलेपला तक 3488 किलोमीटर भारत चीन सीमा की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी है। तो काराकोरम दर्रे से जचेपला तक जो है ये 3488 किलोमीटर तक भारत चीन जो सीमा है उसकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी सेना है। आईटीबीपी को नक्सल विरोधी अभियानों और अन्य आंतरिक सुरक्षा मुद्दों के लिए भी तैनात किया जाता है। आईटीबीपी को प्रारंभ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ अधिनियम 1949 के तहत स्थापित किया गया था। हालांकि वर्ष 1992 में संसद ने आईटीबीपी अधिनियम लागू किया और वर्ष 1994 में इसके संबंध में नियम बनाए गए। भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की स्थिति रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो थल सेना, वायुसेना और नौसेना में वर्ष 1992 में महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के रूप में शामिल किया गया था। सेना में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण समय वर्ष 2015 में आया जब भारतीय वायुसेना ने उन्हें कॉम्बैट स्ट्रीम में शामिल करने का निर्णय लिया, युद्धक भूमिकाओं में शामिल करने का निर्णय लिया। वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को सेना की गैर कॉम्बैट गैर युद्धक सहायता इकाइयों में महिला अधिकारियों को उनके पुरुष समकक्षों के बराबर स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था 2020 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। अल मोहद अल हिंदी 2021 ये अभ्यास हुआ है। अल मोहद अल हिंदी 2021 भारत और सऊदी अरब ने अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। इस नाम से पहला नौसैनिक अभ्यास है भारत और सऊदी अरब का। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस कोच्चि सऊदी अरब पहुंचा है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रक्षा और सैन्य सहयोग का प्रतिबिंब प्रदर्शित करेगा। अभी 127वां संविधान संशोधन विधेयक भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया, केंद्र की सरकार द्वारा, जिसको लोकसभा से और कल राज्यसभा से भी पारित, कल शायद राज्यसभा में अभी पारित नहीं हुआ है, इसको प्रस्तुत किया गया, लेकिन वो पारित हो जाएगा क्योंकि इस बिल का कोई विरोध नहीं कर सकता है। ठीक है, लोकसभा में सभी दलों ने इसमें सहमति जताई और राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा। आखिर क्या है 127वां संविधान संशोधन विधेयक? तो कुल मिलाकर के मोटी मोटी बात यह है कि अभी तक ओबीसी लिस्ट जो है उसमें किसी भी जाति को अगर जोड़ा जाएगा तो वो फैसला राष्ट्रपति कर सकता था, अर्थात केंद्र कर सकता था, राज्यों को ये अधिकार नहीं था। लेकिन अब इसमें राज्यों को ये अधिकार दे दिया गया है कि वो ओबीसी की लिस्ट को संशोधित कर सकते हैं, उसमें किसी को जोड़ सकते हैं, किसी भी नई जाति को वो जोड़ सकते हैं। तो राज्य किसी जाति को घोषित कर पाएंगे ओबीसी। केंद्र क्यों लाया ये संविधान संशोधन बिल, ये दोनों बातों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने 9 अगस्त को लोकसभा में 127वां संविधान संशोधन बिल 2021 पेश किया ताकि राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने की शक्ति को फिर से बहाल किया जा सके। बिल लोकसभा में बिना विरोध के पास भी हो चुका है। ये बिल क्यों लाया गया है, क्या मायने हो सकते हैं, विस्तार से समझते हैं। इस संविधान संशोधन बिल की मदद से संविधान के आर्टिकल 342A, तो आर्टिकल 342A क्या है? 342A राष्ट्रपति को अधिकार देता है, किसी जाति को वो जोड़ सकता है ओबीसी की लिस्ट में। 338B क्या है? तो 102वां संविधान संशोधन, आपको 2018 वाला याद होगा, जिसमें
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 366 जहां पर SEBC अर्थात सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है। तो इन तीनों में संशोधन किया जाएगा इस विधेयक के द्वारा। अपने बयान में मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने और बनाए रखने के अधिकार के साथ साथ भारत के संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए संविधान संशोधन आवश्यक है। दिलचस्प बात रही दोस्तों कि इन दोनों इस बिल के अगेंस्ट में एक भी मत न तो लोकसभा में पड़ा न तो राज्यसभा में, दोनों ही जो सदन हैं उनसे पारित हो गया। एक भी विरोधी इसके अगेंस्ट मतलब कोई भी खड़ा नहीं मिला, किसी ने भी इसके खिलाफ मत नहीं दिया। तो जैसा कि मैंने बताया 2018 में पास किए गए 102वें संविधान संशोधन अधिनियम की मदद से संविधान में आर्टिकल 342A, 338B और 366, 26C को जोड़ा गया था। आर्टिकल 338B क्या कहता है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्यों और उसकी शक्तियों संबंधित है। इस तरह से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को यह संवैधानिक दर्जा देता है। आर्टिकल 342A क्या था? राष्ट्रपति की शक्तियां, जिसके अनुसार राष्ट्रपति किसी विशेष जाति को SEBC के रूप में नोटिफाई कर सकते हैं और OBC लिस्ट में परिवर्तन करने की संसद की शक्तियों संबंधित है। वहीं आर्टिकल 366, 26C SEBC को परिभाषित करता है। तो सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग जो पिछड़े रूप से पिछड़े वर्ग हैं इनको परिभाषित करता है 366, 26C। लेकिन संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? 5 मई 2021 को महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए एक अलग कोटा को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि 2018 के 102वें संविधान संशोधन के बाद केवल केंद्र सरकार ही किसी जाति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में नोटिफाई कर सकती है, राज्य सरकार नहीं। इसके पहले राज्य सरकार को अधिकार था, लेकिन 102वें संविधान संशोधन के बाद ये अधिकार केंद्र ने अपने पास ले लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी को आधार बना के फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 102वें संविधान संशोधन की इस व्याख्या ने पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य सरकारों के अधिकारों को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया था। नया संविधान संशोधन विधेयक शीर्ष अदालत के इसी फैसले को प्रभावी ढंग से बाईपास करने का उपाय है, जिसके कारण राज्य सरकार और OBC समूहों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। गौरतलब है कि भारत में केंद्र और संबंधित हर एक राज्य द्वारा अलग अलग OBC लिस्ट तैयार की जाती है। कहीं पर निगाह, कहीं पर निशाना, अर्थात 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 लाने का फैसला उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों के ठीक पहले आया है, जहां अन्य पिछड़ी जातियां समूहों का राजनीतिक बोलबाला है। लेकिन लोग अब समझने लगे हैं कि नौकरियां तो हैं ही नहीं, नौकरियां तो धीरे धीरे समाप्ति होंगी। जैसे जैसे भारत विकसित होता जाएगा, विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ेगा, सरकारी नौकरियां वैसे वैसे ही समाप्त होती जाएंगी। और जैसे जैसे सरकारी नौकरियां समाप्त होती जाएंगी वैसे वैसे आरक्षण का औचित्य भी समाप्त होता जाएगा। तो चुनाव में आरक्षण की आड़ में अपनी नाकामियां छुपाने की जो सरकार या विपक्ष की भी जो कोशिश रहती है वो भी आने वाले समय में वो नाकामयाब होगी, और में भी फिर गवर्नमेंट और विपक्ष भी सही मुद्दों पर चर्चा करे, जो संस्थाएं हैं उनमें सुधार की बात करें, उनमें सुधार का प्रयास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।